सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो आज हम पूरा ओबी का जो टॉपिक है वो सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। और जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सिर्फ मेन ही पढ़ा रही हूँ, आपको वही करने की जरूरत है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ, तो आप अगर मेन ऐसे टॉपिक्स करके भी जाते हो, लाइंस पढ़ के भी जाते हो, तो आप अपने वर्ड्स में भी थोड़ा लिख सकते हो। जस्ट आपको ये है कि आपको समझने में थोड़ा इजी होगा। मैं प्रॉपर हिंदी में समझाती हूँ, ठीक है। तो अगर आप वीडियो के ऊपर ध्यान रख के सुनेंगे तो आपको प्रॉपर अच्छी तरह समझ आएगा। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं यहां से, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अगर आपने पिछले के टॉपिक्स पहले नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक्स आते हैं, तो अब स्टार्ट। चलो गाइस, अब हम ये टॉपिक शुरू करते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई होती है और जिसमें लोगों का बिहेवियर पता चलता है अलग अलग जान के, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स को। जैसे कि इन्होंने आप मतलब पेपर में ऐसे चार्ट बना के आ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये इसमें दे रखा है कि जैसे पीपल में क्या आ गया, इंडिविजुअल और ग्रुप। टेंशन ना लो, मैं आपको नीचे सारा समझाऊंगी, ये जस्ट एक ग्लिम है कि मतलब आपको ऐसे समझा रही हूं मैं थोड़ा सा चार्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर में जैसे जॉब्स एंड रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी में मशीनरी और कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट, कंपटीशन, सोशल प्रेशर्स, ये सारा कुछ ऑर्गेनाइजेशनल, ये सबको डिटर्मिनेंट्स को जोड़ता है। अब वन बाय वन हम इसका थोड़ा ब्रीफिंग करेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स को। चलो अब हम करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है पीपल। अब पीपल में क्या है, आपको पता है कि जो पीपल है, ऑर्गेनाइजेशन बंदों से ही जुड़ी है, इंडिविजुअल से ही जुड़ी है, मेड अप ऑफ द पीपल हु वर्क इन इट, ठीक है। जैसे कि कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, लार्ज या स्मॉल ग्रुप भी हो सकते हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसी चेंज चला रही है, कि इनफॉर्मल या फॉर्मल चेंज चला रही है, या फिर लार्ज और स्मॉल ग्रुप है या इंडिविजुअल्स हैं, वो सारा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंट डे एम्प्लॉय कम अप विद द ब्रॉड रेंज ऑफ टैलेंट, एजुकेशनल बैकग्राउंड्स एंड पर्सपेक्टिव, हेंस मैनेजर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ विद द वर्कफोर्स इन ऑर्डर टू अटेन मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब इसमें क्या होता है कि जैसे डिफरेंट पीपल हैं, ठीक है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि उनके अलग अलग टैलेंट हैं, स्किल्स है, एजुकेशनल बैकग्राउंड्स हैं, पर्सपेक्टिव है। अगर ये मैनेजर उनको जान लेगा, ट्रांसफॉर्म अपने आप को करेगा वर्कफोर्स के अकॉर्डिंग, ताकि हम मतलब कि मैक्सिमम एफिशिएंसी आ सके ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहला आपको समझना है कि ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी ही पीपल से है। सेकंड पॉइंट आता है स्ट्रक्चर में क्या आता है, मैंने आपको जैसे चार्ट में समझाया, रिलेशनशिप एंड रोल ऑफ द पीपल, कि उनके क्या रोल्स हैं, क्या रिलेशनशिप है एक दूसरे से ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये वो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क इज डन बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटीज एंड डेस्टिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयज, कि जो डिवीजन हम काम किस बेसिस पे बांटते हैं, कि किसकी स्किल्स या कैपेबिलिटी कैसी है, और डेस्टिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सके, ठीक है। जैसे कि वो मैनेजर भी हो सकता है, सुपरवाइजर भी हो सकता है, क्लर्क्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ताकि वो एक डायरेक्शन में काम करें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। इट एम्पावर पीपल फॉर देयर वर्क एंड ऑल्सो, आजकल आपको जैसे पता है कि जैसे एवरी इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड इज रिलाई ऑन द टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन्फ्लुएंस होते हैं कि जैसे अगर आप काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपकी एक्टिविटीज टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। सिंस वर्क कैन नॉट बी डन विदाउट इक्विपमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर के बिना काम नहीं हो सकता, लैपटॉप के बिना काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू बिल्ड बिल्डिंग्स, डिजाइन मशीन्स, डेवलप वर्क प्रोसेसेस एंड कलेक्ट रिसोर्सेज, डाटा मेंटेन करना, ठीक है, ये सब टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। टेक्नोलॉजी टर्न हेल्प पीपल टू परफॉर्म बेटर, ठीक है, ताकि वो एक सही इंडिविजुअल बन पाए।
जैसे कि इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि वो कॉस्टली होता है, ठीक है। इन सर्टेन वे लिमिट्स पीपल वे दैट इट मेक डिपेंडेंट ऑन द मशीन। इसकी ये भी साइड इफेक्ट है कि पीपल रिलाई करने लग जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है मशीन पे, विदाउट मशीन वो काम नहीं कर सकता। फोर्थ पॉइंट आता है इन्वायरमेंट। जैसे कि इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंक्लूड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ लार्ज सिस्टम विच कंटेन सच एज गवर्नमेंट, फैमिली, अदर ऑर्गेनाइजेशंस। जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं तो वो इफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को भी, सच एज स्कूल्स या फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसे गवर्नमेंट होगी, ये सारा कुछ फिर सारा सर्कल ही लाते हैं वो, जैसे कि इफेक्ट करते हैं वर्किंग कंडीशंस, पीपल का बिहेवियर, ठीक है, रिजल्ट इन स्ट्रगल फॉर द रिसोर्सेज एंड पावर। दस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अडेप्ट एज पर देयर इन्वायरमेंट वाइल स्टडिंग इन ह्यूमन बिहेवियर। पीपल को अडेप्ट करना पड़ता है, उनको एक्सेप्ट करवाना पड़ता है कि हाँ हमें मतलब कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जुड़ना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे ग्लोबली सरवाइव कर पाएंगे। सो गाइज, नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले तो मैं आपको पहले ये कहूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दे, कमेंट, अगर कोई डाउट है आपको मैं आपका जेन्युइनली रिप्लाई करूंगी, उस टॉपिक हर रिजॉल्व करूंगी कमेंट बॉक्स में। तो अब हम यहां से नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ओबी इन प्रेजेंट टाइम। कुछ अब ऑर्गेनाइजेशनल ऐसे तो नहीं चल सकती है ना, तो उसमें कुछ चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, ठीक है। In present time, manager have to deal with various contemporary challenges and opportunities in order to use organizational behavior concept। जैसे कि ये अब जैसे चार्ट आ गया तो आप ये पेपर में ड्रॉ करके जा सकते हो, कर सकते हो ड्रॉ, क्योंकि ये अट्रैक्टिव लगता है पेपर में, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आएगा क्वेश्चन, तो आप प्लीज इसको अच्छी तरह समझना, ठीक है। जैसे कि अब आपको ये जैसे चार्ट दे रखा है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द बिजनेस, workforce diversity, change employee expectation, increasing quality consciousness, ethical issues at work। चलो अब हम फर्स्ट शुरू करते हैं, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द बिजनेस। सो विद द ग्लोबलाइजेशन वेयर मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है टर्न ग्लोबली। देखो अब जैसे ये है, ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द वे टू new world where there are minimum hurdles to trade and investment and national economy। फर्स्ट पॉइंट कि इसमें मिनिमम हर्डल्स होते हैं। अगर हम ग्लोबली अपना प्रोडक्ट कोई सेल कर रहे हैं या कुछ भी है, ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं विदाउट हर्डल्स, तो हमारे लिए इजी होगा, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। एंड बिकमिंग इंटेंसिवली कनेक्टेड विद ईच अदर, हम डिफरेंट कंट्री के साथ कनेक्ट होते हैं। टेक्नोलॉजी सच एज टेलीकम्युनिकेशंस एंड ट्रांसपोर्टेशन हैव ब्रॉट नेशंस क्लोजर टू ईच अदर। हमें टेलीकम्युनिकेशंस की वजह से, मोबाइल हो गया, कुछ भी टेलीकम्युनिकेशंस की कोई भी डिवाइस हो गया है ना, तो ये ट्रांसपोर्टेशन को जोड़ रहा है, नेशंस को जोड़ रहा है, डिफरेंट नेशंस को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। एंड हैव गिवन राइज टू एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी सिस्टम where even the least minute change in one domain directly affect the other around the world। This entire process is termed as globalization। ग्लोबलाइजेशन, जब हम अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनली बेचते हैं या नेशनली बेचते हैं, उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, इस सारे प्रोसेस को। तो ये हम बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है चैलेंजेस फॉर इफेक्टिव वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। The manager have to understand the local cultures and behavior in order to adapt their managerial styles। अब आपको पता है मैनेजरियल स्टाइल तीन तरीके के होते हैं, ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव एंड फ्री लेजर, ठीक है। तो इसमें अगर आपको मतलब काम करना है दूसरी कंट्री के साथ, दूसरे कल्चर के साथ, तो पहले आपको उसका कल्चर, लोकल कल्चर समझना पड़ेगा और उनके बिहेवियर को समझना पड़ेगा कि वो कैसे डील करते हैं, ठीक है। दे नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेज इन द कल्चर एंड अकॉर्डिंगली चेंज देयर वर्किंग स्टाइल इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम इफेक्टिवली। ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाए डिफरेंसेस, जो भी डिफरेंसेस हैं कल्चर्स में, ठीक है, उसको स्टडी करे, अंडरस्टैंड करे और अकॉर्डिंगली अडेप्ट करे उस वर्किंग स्टाइल को, ताकि वो अपना बिजनेस को रन कर सकें और रिजॉल्व कर सकें प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली, ताकि स्मूथ वर्किंग
environment हो organization में. Hence manager face both opportunity as well as challenge due to globalization. तो मैंने आपको opportunity भी बता दी, challenges भी बता दिए. ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट करेंगे वर्क डिवर्सिटी. अब वर्क डिवर्सिटी में क्या है? वर्कफोर्स डिवर्सिटी. वर्कफोर्स मतलब कि इनर इंटरनल पीपल, डिवर्सिटी मतलब एज अ होल. ठीक है, अनदर चैलेंज ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या आता है कि एडजस्टिंग विद पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, कल्चर्स, कंट्रीज, रेसेस, जेंडर एंड एथनिसिटीज. अब इसमें आपको पता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसे तो पीपल हो नहीं सकते, इंडिविजुअल हो नहीं सकता, तो अलग अलग होते हैं. जैसे कि कोई डिफरेंट बैकग्राउंड, कल्चर, लैंग्वेजेस, जेंडर, एथनिसिटी से आता है. ठीक है, तो दीज सबके अलग अलग एथिक्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि ये इंक्लूड करता है फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, गेज, लेस्बियंस एंड एल्डरली पीपल को भी इंक्लूड करता है. दिस इज कॉल्ड वर्कफोर्स डिवर्सिटी की अलग अलग वर्कफोर्स ऑर्गेनाइजेशन में होती है, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं. ठीक है, जैसे कि ये रेलेवेंट है, ये इशू रेलेवेंट डिफरेंट कंट्रीज में भी है, जैसे यूरोपियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस. द मेन रीजन दिस इज द चैलेंज क्योंकि सबके डेमोग्राफिक अलग है, वर्किंग पॉपुलेशन अलग है. हम मतलब कि ये तो था हमारे लिए चैलेंज. इससे कोप अप कैसे कर सकते हैं कि मैनेजर मस्ट लर्न हाउ टू इनकरेज अ डिवर्सिफाइड वर्कफोर्स. कैसे उनको इनकरेज कर सकते हैं डिफरेंट कल्चर्स को, बैकग्राउंड्स को. ठीक है, और वो ये भी अंडरस्टैंड करेगा कि हाउ टू इंटरेक्ट विद एम्प्लॉय कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज विद डिफरेंट वैल्यूज एंड लैंग्वेजेस. जिसकी कंट्री अलग है, डिफरेंट वैल्यूज और लैंग्वेजेस अलग हैं. ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आता है चेंज एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन. चेंज एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस में क्या होगा कि सब एम्प्लॉय की एक अलग अलग एक्सपेक्टेशंस या एटीट्यूड्स होते हैं जो कि ऑल्सो चेंज द अलॉन्ग विद द मॉडिफिकेशन इन द वर्कफोर्स डेमोग्राफिक. अगर हम मतलब कि वर्कफोर्स डेमोग्राफिक मतलब उनकी लैंग्वेजेस सबको चेंज करेंगे तो उसमें उनके एक्सपेक्टेशन और एटीट्यूड में भी चेंज आता है. जैसे टुडे एम्प्लॉयज गिव लेस और नो वैल्यू टू ट्रेडिशनल टेम्पटेशन सच एज जॉब सिक्योरिटी, हाउसिंग, अट्रैक्टिव रेम्यूनरेशंस एक्सेट्रा. तो कुछ एम्प्लॉयज होते हैं कि जिनको मतलब वैल्यू इतनी नहीं लगती है, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी में, हाउसिंग, अट्रैक्टिव रेम्यूनरेशन. टुडे एम्प्लॉय डिमांड एम्पावरमेंट मतलब कि यूनिटी चाहते हैं वो, एंड लुक फॉरवर्ड फॉर सिमेट्री इन स्टेटस विद द मैनेजमेंट. ताकि वो यूनिटी चाहते हैं अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, ताकि एक सिमेट्री बनी रहे ऑर्गेनाइजेशन में. इंक्रीजिंग क्वालिटी कॉन्शियसनेस. आजकल के आपको जैसे पता है कंज्यूमर क्वालिटी कॉन्शियस हो गए हैं, है ना. विद द इंक्रीज इन द कंपटीशन एट डेमोग्राफिक एज वेल एज ग्लोबल लेवल, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज हैज गेन मच इंपॉर्टेंस. ऑफ कोर्स एवरी पीपल वांट दैट कि मतलब कि उनको क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस मिले अपने मतलब कि उनको, है ना. तो आजकल ये मच इंपॉर्टेंस हो गया है, आजकल बहुत रेलेवेंट हो गया है. जैसे कि कुछ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करी जाती है, जैसे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, सिक्स सिग्मा हो गया, स्टैंडर्ड काइजन एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशंस हो गया, हैव गेन मोमेंटम. ये कुछ मतलब कि एक ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि आप मतलब कि दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, उसमें ब्रीफ में बताया हुआ है इसको, तो आप ये दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे. ठीक है, ड्यू टू दिस द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू मॉडिफाई देयर फंक्शंस. तो क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए उनको मॉडिफाई करते रहना होता है ताकि वो कंज्यूमर की नीड्स पूरी कर सके. दिस ऑल्सो चेंजेस द वर्किंग कंडीशन अंडर विच द एम्प्लॉय वर्क एंड मेक एम्प्लॉय कंफर्टेबल टू एक्सेप्ट द चेंज. जिससे कि मतलब हमें एम्प्लॉय को भी वर्किंग कंडीशन, जिसमें वर्किंग कंडीशंस भी चेंज होती रहती हैं, और हमें एम्प्लॉय को भी कंफर्टेबल करवाना होता है कि क्योंकि अगर मॉडिफिकेशंस हो रही हैं तो चेंज चाहिए होगा, जो कि वो मतलब कि नहीं इतनी जल्दी अडेप्ट करते चेंज को. तो एक मैनेजर का टास्क होता है ये कि टू अ सर्टेन एम्प्लॉय एक्सेप्ट द चेंज होल हार्टली एंड अंडरस्टैंड दैट इट इज फॉर द बेटरमेंट, कि ये अच्छे के लिए है. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आता है एथिकल इश्यूज एट वर्क. अब विदाउट एथिक्स कोई काम नहीं हो सकता ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये है, एथिक्स आर प्रिंसिपल, belief and moral value that an individual or group possesses for which they are accountable to the community. अब इसमें क्या है, कुछ हम छोटे होते से लेके बड़े होते तक हमारे कुछ
प्रिंसिपल्स या बिलीफ या मॉरल वैल्यूज होती है, राइट, जो कि इंडिविजुअल पोजेस करता है या ग्रुप में पोज करता है, उसको लेता है, ठीक है। हमें सीखने को मिलती है छोटे होते से लेके बड़े होते तक, तो विच दे मतलब कि जो हम अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है, फॉर विच दे आर अकाउंटेबल टू द कम्युनिटी। एथिकल इश्यूज आर द प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्ड इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप टू चूज दोज एक्शन दैट आर राइट एंड एथिकल एंड डिस्कार्ड दो दैट आर रॉन्ग। हमें एथिकल चॉइस वही होगी जो कि एक राइट और एक एथिकल चॉइस होगी। हमें ऑर्गेनाइजेशन में ये देखना होगा कि क्या राइट है, क्या एथिकल है, और हमें छोड़ना पड़ेगा क्या रॉन्ग है। जो भी रॉन्ग हो रहा है तो हमें मतलब बोलना पड़ेगा कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, अपने एथिक्स के हिसाब से, ठीक है। इफ ऑल चॉइसेस आर रॉन्ग और इलीगल, अगर आपको ऐसा लगता है कि सारी चॉइसेस रॉन्ग या इलीगल हैं, देन द लीस्ट स्ट्रॉन्ग अमंग देम इज टू बी चूजन। जो सबसे कम आपको लगता है कि गलत चीज है, हमें वही चूज करनी है, ठीक है। तो अब एक ही शॉर्ट सा पैराग्राफ दिया हुआ है, कंक्लूजन है ये पूरे पॉइंट्स का। पीपल रनिंग ऑर्गेनाइजेशन आर नाउ हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन एंड हेंस दे प्रेफर टू फुलफिल देयर ड्यूटीज towards their customer and provide their maximum satisfaction. As it is truly said that a dissatisfied customer can definitely hurt a company something which the company cannot afford. कि जो people अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, people से ही ऑर्गेनाइजेशन बना है, तो वो अपने एक्शंस को लेके खुद अकाउंटेबल हैं कि वो क्या कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और दे प्रेफर टू फुलफिल देयर नीड्स टू देयर कस्टमर। जो भी उनकी ड्यूटीज हैं, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारा फुलफिल करना है कस्टमर्स के लिए। अगर वो एक बार डिससेटिस्फाइड हो गए, वो आपके पास कभी नहीं आएंगे। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इज द ड्यूटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज, ठीक है। जैसे कि इन्होंने ट्रूली सेट कहा हुआ है यहाँ पे कि डिससेटिस्फाइड कस्टमर कैन डेफिनेटली हर्ट अ कंपनी। अगर वो आपके पास मुड़ के कंपनी में आएगा ही नहीं और वो दूसरी बातें आपको दूसरी कंपनी में कुछ और कहेगा, तो वो कंपनी ऑब्वियसली उसकी गुड इमेज नहीं बन रही है, गुडविल नहीं बन रही है, ठीक है। समथिंग विद द कंपनी कैन नॉट अफोर्ड, और जो कि वो कस्टमर्स को जाने नहीं दे सकती ऐसे। तो इसमें ये है, ठीक है। तो अब हम लास्ट टॉपिक करेंगे, मैं ये थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगी पर इंपॉर्टेंस आ जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो फर्स्ट है हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। ऑब्वियसली अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहां पे डिफरेंट हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है डिफरेंट पर्सन से, ठीक है। जो कि एक मैनेजर को इंटरेक्शन कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। हेंस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज स्टडीड एट वेरियस लेवल एज पर दी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज हम इंडिविजुअल लेवल, इंटरपर्सनल लेवल, ग्रुप लेवल, इंटर ग्रुप लेवल, ये सारे ग्रुप्स हैं कि इंडिविजुअल इंटरेक्ट करता है इंडिविजुअल लेवल पे भी, ग्रुप पे भी, इंटरपर्सनल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है असिस्ट इन कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग बिहेवियर। वंस द मैनेजर हैज, अगर एक बारी मैनेजर ने अंडरस्टूड कर लिया ह्यूमन बिहेवियर को, उसका सारा फोकस क्या रहेगा, कंट्रोल और डायरेक्ट करने में उनका बिहेवियर एट द लेवल ऑफ इंटरेक्शन कैसा है, देयर हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग द गोल्स। एक बारी उनको उनका बिहेवियर पता चल गया, उसको कंट्रोल और डायरेक्ट करना आ जाएगा उनके बिहेवियर को, जिससे कि गोल्स को अचीव करने में इजी रहेगा, ठीक है। एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ पावर एंड सेंसेशन। मैनेजर कैन यूज पावर एंड सेंसेशन टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय। ऑब्वियसली मैनेजर के पास सारी पावर होती है और सब कुछ होता है, तो वो कंट्रोल एम्प्लॉय के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर टीचर्स हाउ टू यूज पावर एंड सेंसेशन इन ऑर्डर टू अटेन द गोल बोथ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन एट द सेम टाइम। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बताता है कि अगर हम यूनिटी में काम करें, सारा डिफरेंट बिहेवियर के साथ काम करेंगे, तो जिससे कि गोल अचीव करने में इजी रहेगा एम्प्लॉय के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, ठीक है। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग लीडरशिप कॉन्सेप्ट। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट बिहेवियर है, मैनेजर को हेल्प करता है टू व्यू द थ्योरी ऑफ लीडरशिप इन अ
new perspective. It defines multiple leadership styles and help the manager in choosing the most appropriate style of leadership in that. क्योंकि सबके अलग अलग बिहेवियर है, मैनेजर को देखना पड़ेगा ना किसका क्या बिहेवियर है, किस इंडिविजुअल का कैसे है, तो हमें मतलब कि एवेपोरेट स्टाइल यूज करना पड़ेगा लीडरशिप का, ताकि हम अपना एक अच्छी तरह गोल अचीव कर पाए और एम्प्लॉय को अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है। इवेल्युएट कम्युनिकेशन प्रोसेस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज जाइंट स्टेप towards achieving organizational goal, क्योंकि half of the task is done if employee learn to communicate effectively। अगर एक बार एम्प्लॉय अच्छी तरह कम्युनिकेशन सीख गया, हाँ, आधा काम तो वहीं पे ही खत्म हो जाता है हमारा, क्योंकि कम्युनिकेशन से ही सारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता है। और वैसे भी अगर आप रियल लाइफ में देखो तो कम्युनिकेशन के सिवाय, मतलब अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो मैसेज मतलब कि मिसअंडरस्टूड हो जाता है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इवेल्युएट कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड इट्स रोल इन इंटरपर्सनल डायनेमिक, कि कौन सा एम्प्लॉय कैसे बात कर रहा है दूसरों से, इंटरपर्सनल डायनेमिक्स, क्योंकि अलग अलग इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं सब में, तो वो कैसे बात कर रहा है, क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस वो फॉलो कर रहा है। ठीक है। 6 पॉइंट आता है हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट से क्या मतलब है, यहाँ पे वर्क एटमोस्फेयर कैसा है इन दी ऑर्गेनाइजेशन दैट इफेक्ट बिहेवियर ऑफ इट्स पीपल। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे रियल लाइफ मतलब आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मैं ना इंटर्नशिप लगी थी, तो वहां पे मतलब कि वर्क एटमोस्फेयर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वर्क एटमोस्फेयर एक पहला वो एक्सेप्ट है कि जिसमें हमें मतलब कि देखना पड़ता है कि अगर वर्क इन्वायरमेंट नहीं अच्छा, आप मोटिवेट होकर काम ही नहीं कर पाओगे। राइट। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं मोटिवेट होकर काम ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे वर्क इन्वायरमेंट नहीं अच्छा लग रहा था वहां का। तो वैसे यही इस पॉइंट में लिखा हुआ है। तो बिहेवियर इट कंप्राइजेस ऑफ एनहांसमेंट ऑफ सेटिस्फैक्टरी वर्किंग कंडीशंस, कि उनकी वर्किंग कंडीशंस क्या है और एडिक्वेट कंपनसेशन क्या दे रहे हैं वो। ठीक है। जैसे कि इट ऑल्सो इंक्लूड इफेक्टिव सुपरविजन अंडर विच एम्प्लॉय गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज पर्सनल गोल्स क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड गेन अ फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, कि वो क्या मतलब कि पर्सनल उसके गोल्स क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशन एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, गेन ऑफ फीलिंग अचीवमेंट, कि मैं क्या अचीव कर रहा हूं यहाँ पे रह के। 10 वर्क एनवायरमेंट हेल्प अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इफेक्टिवली, जो कि वो भी हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को इफेक्टिवली। ठीक है। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। 7th आता है assist in organizational adaptation. Organization in itself is a dynamic unit that is affected by constant changes. as आपको पता है, एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है, तो वो चेंजेस, कांस्टेंट चेंजेस हमें ऑर्गेनाइजेशन में भी करने पड़ते हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेमिलियर देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड मेक इंटरनल चेंजेस। एक्सटर्नल में चेंजेस आएंगे तो इंटरनल में भी ऑब्वियसली हमें करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, लाइक प्रिपेयरिंग एम्प्लॉय टू एक्सेप्ट दी चेंज, जिससे कि एम्प्लॉय को सबसे बड़ी बात होती है मनाना, क्योंकि वो एक जैसा काम कर रहे हैं उनको वैसी आदत पड़ जाती है। अगर कोई चेंज लेके आओ वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो इसीलिए कि प्रिपेयरिंग एम्प्लॉय टू एक्सेप्ट दी चेंज। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब वीडियो यहाँ पे खत्म कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है। कोई भी आपको इंटरेक्शन करनी हो तो मैं आपको मतलब कि कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं आपका जरूर मतलब कि उसको आपका रिप्लाई दूंगी। और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ताकि आपको नई अपडेटेड वीडियो आए आपके फोन में। ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।